इसी क्रम में आपके अगले क्वेश्चन से वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप सॉल्यूशंस, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न आ जाते हैं और प्रश्न पत्र में 5 नंबर के आते ही हैं, तो इनको भी कर लेंगे। ओके, इसमें पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में वो कहते हैं कि धन आवेशित वस्तु में है, धन आवेशित वस्तु में है। तो सबसे पहले समझना चाहिए कि धनावेश बनता कैसे है। जब हम किसी भी वस्तु से अथवा किसी भी कण से इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं तो वहां पर धन आवेश की उत्पत्ति होती है, और जितने भी इलेक्ट्रॉन उससे निकालते हैं उस पर उतना ही आंशिक धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए लोहे के टुकड़े से यदि 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो उस पर 2 आंशिक धन आवेश उत्पन्न हो जाएगा। तो धन आवेश में क्या होता है जी? इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, इलेक्ट्रॉनों की कमी। विकल्प दे रखे हैं इसमें, ए न्यूट्रॉनों की अधिकता, या फिर बी इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, या फिर सी इलेक्ट्रॉनों की कमी, या फिर डी प्रोटॉनों की कमी। तो इनमें क्या है, धन आवेशित वस्तु में हमेशा इलेक्ट्रॉनों की कमी रहती है। धन आवेशित वस्तु में हमेशा इलेक्ट्रॉनों की कमी रहती है। तो यहाँ जो विकल्प सी है वो सही है, बाकी जो तीनों विकल्प है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 2, उसमें वो कहते हैं कि 2 समरूप धातु के गोलों को क्रमशः +Q तथा -Q आवेश दिए गए हैं। अब ध्यान देंगे, गोले बिल्कुल समरूप है। समरूप का मतलब यह है कि उनकी त्रिज्याएं बिल्कुल बराबर है। त्रिज्या बराबर होने से उनका क्षेत्रफल और आयतन दोनों बराबर है, बिल्कुल एक जैसी आकृति है उनकी। तो उनको एक को धनावेश दे दिया, दूसरे को ऋणावेश दे दिया। तो जब धनावेश देंगे तो उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी, और जब हम उसको ऋणावेश देंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी। तो कहते हैं ए दोनों गोलों के द्रव्यमान बराबर होंगे। बताइए, एक को धनावेश दे दिया, दूसरे को ऋणावेश दे दिया, और बाद में वो कह रहे हैं विकल्प ए में दोनों के द्रव्यमान बिल्कुल बराबर होंगे। गलत है जी, दोनों के द्रव्यमान बिल्कुल बराबर होंगे नहीं, क्योंकि एक गोले में तो गोले इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है और एक में इलेक्ट्रॉनों की कमी है। अब जिस गोले पर ऋण आवेश है उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, और जिस पर धन आवेश है उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी है। कमी होने के कारण इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जिस गोले पर ऋण आवेश है, जिस गोले पर ऋण आवेश है उसका द्रव्यमान धनावेश वाले गोले से अधिक होगा। तो विकल्प कौन सा है जी? विकल्प बी, धनावेशित गोले का द्रव्यमान ऋणावेशित गोले के द्रव्यमान से कम होगा, बिल्कुल सही है। यही विकल्प बिल्कुल सही है। सी विकल्प दे रखा है, ऋणावेशित गोले का द्रव्यमान धनावेशित गोले के द्रव्यमान से कम होगा, बिल्कुल गलत है। या फिर डी विकल्प दे रखा है इन्होंने, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो विकल्प बी है वो बिल्कुल सही है, बाकी तीनों विकल्प गलत हैं। अगला क्वेश्चन है, वो कहते हैं 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और यहाँ पर 4 विकल्प दिए हैं उन्होंने। पहला 6.25 × 10⁻17 इलेक्ट्रॉन, दूसरा 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, सी 6.25 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन, या फिर डी 1.6 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन। तो आवेश की मात्रा है 1 कूलाम। कर लेते हैं इसको।
आवेश की मात्रा है 1 कूलम। 1 कूलम में पूछते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, अर्थात n की वैल्यू पूछते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा होती है 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। इलेक्ट्रॉनों की संख्या को n से शो करते हैं, तो n की वैल्यू हमको निकालनी है। आवेशों का क्वांटमीकरण का फॉर्मूला होता है Q = Ne। Q = Ne से आप इसको सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो n = क्या हो जाएगा Q/E। n = Q/E और Q की वैल्यू आपके पास में है 1 कूलम। रखेंगे आप 1 बटे हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19। अब ये दशमलव हटाओ तो ऊपर क्या बढ़ेगा 0 बढ़ेगा, और 10⁻19 नीचे माइनस की है, ऊपर जाएंगे तो ये प्लस की हो जाएंगी। इस तरह से अब 2 से इसको काट सकते हैं, 2 8 16 और 2 पंजे 10, तो 5 गुणा 10 की घात 19/8। कुछ इस तरह से ये वैल्यू आपको प्राप्त होगी। अब नीचे 8 है तो इसको भी हम खत्म करेंगे, पावर कम कर लीजिए यहाँ से। जब हम पावर मान के चलो 3 कम करेंगे तो हो जाएगा n = 5000 गुणा 10 की घात 19 में से 3 ये 0 निकल गए तो बचे यहाँ पर 16 10⁻16 अपॉन में 8। अब आप इसको डिवाइड करेंगे, 8 6 48, 2 बचा 0 है 20 हो गया, 8 दूनी 16 है, 4 बचा 0 40 हो गया, और 8 पंजे 40। कुछ इस तरह से ये वैल्यू आपको मिलेगी, अर्थात n = 625 × 10⁻16। अब हम दशमलव जो लगाते हैं वो 1 अंक के बाद लगाएंगे, तो या करके लिखेंगे n = 6.25, तो पावर क्या होंगी 2 बढ़ जाएंगी, यानी 10⁻16 के स्थान पर अब 18 हो जाएंगी इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये हुआ कि 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6.25 गुणा 10 की घात 18 होती है। और यहाँ पर जो विकल्प दे रखा है ये बी दे रखा है जी, बाकी सब गलत है और विकल्प बी सही है, बाकी सब गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहते हैं निर्वात में वैद्युशीलता का मात्रक क्या है। वैद्युशीलता तो कूलम के नियम में भी इसका प्रयोग किया जाता है, ε0 से इसको शो करते हैं, तो इसका मात्रक उन्होंने पूछा है तो कूलम के नियम से ही देख लीजिए। आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। निर्वात की वैद्युशीलता, कूलम का नियम होता है F = 1/4 ε0 Q1 × Q2/r², Q1 × Q2/r² न्यूटन में। यहाँ जो बल है वो न्यूटन में है तो न्यूटन लिख दिया है। आपको निकालना है ε0 का मात्रक, तो आप इसी को साइड में ले लीजिए, या करके आप लिखिए ε0 बराबर और क्या हो जाएगा ये वैल्यू Q1 × Q2 4πF_r²। दोबारा समझ लीजिए 4πF/r²। अब यहाँ पर जो 4π है वो क्या है जी, आंतरिक वैल्यू है, इसको छोड़ देंगे, कोई मात्रक या विमा इसका नहीं होता है, तो बचा आपके पास F/r²। मात्रक निकालने के अब हम लिखेंगे आवेश जो है Q, उसका मात्रक है कूलम,
और दूसरे का भी मात्रक क्या है, कूलाम। Q1 और Q2 दोनों के मात्रक ही कूलाम है, तो कूलाम लिखेंगे। अपॉन में F यानी बल्ब, उसका मात्रक होता है न्यूटन, इंटू R दूरी है, उसका मात्रक होता है जी मीटर। और यहाँ पे स्क्वायर है तो इस पे भी हम स्क्वायर लगा देंगे। गुणा करेंगे ऊपर तो कुछ इस तरह से ये वैल्यू आपको मिलेगी, कूलाम स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर। कुछ इस तरह से ये वैल्यू आपकी हो जाएगी। अब इसको दूसरे शब्दों में आप इस तरह से लिख सकते हैं, एप्सिलॉन 0 का मात्रक कूलाम स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब विकल्प देखिए कौन कौन से दे रखे हैं इन्होंने। विकल्प दे रखा है जी, जाइए जाओ खेलो बच्चों, जाओ बंद कर दो इसको सवाल से। विकल्प पहला दे रखा है इन्होंने, ए में न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। दूसरा विकल्प दे रखा है एम्पियर प्रति मीटर, तीसरा दे रखा है न्यूटन प्रति कूलाम, और चौथा दे रखा है इन्होंने कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर की पावर 2। यानी चौथा विकल्प जो है वो सही है, बाकी सब गलत है। डी ऑप्शन इज राइट, डी ऑप्शन इज राइट, बाकी सब क्या है जी, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहते हैं, अगला क्वेश्चन है, वो कहते हैं कुछ दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रॉनों के बीच गुरुत्वीय तथा स्थिर वैद्युत बलों के बीच अनुपात पूछा है उन्होंने, और चार विकल्प दिए हैं। पहला विकल्प है 10 की पावर 43, दूसरा है 10 की पावर 39, तीसरा है 10 की पावर -39 और चौथा है 10 की पावर -43। न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा हमने पहले किया था किसी वीडियो में, आप उसको देख सकते हैं। क्या क्या चीज ली है, दो इलेक्ट्रॉन लिए हैं इन्होंने और पूछा है गुरुत्वीय तथा स्थिर वैद्युत बल। तो गुरुत्वीय बल क्या होता है Fg और स्थिर वैद्युत बल होता है Fe, इन दोनों का अनुपात इन्होंने पूछा है। तो वैल्यू हमारे पास है G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर और पूरे के बटे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन r स्क्वायर। ये है कूलाम का नियम, ऊपर वाला है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। दोनों ही इन्होंने इलेक्ट्रॉन प्रयोग किए हैं। वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, r स्क्वायर से r स्क्वायर कटेगा और जो बचेगा उसको लिखेंगे। यहाँ बचेगा आपका G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर तो कट गया, और बचेगा आपके पास में, इसको थोड़ा और ऊपर करके लिखिए, G m1 m2 अपॉन 1 और इस पूरे के बटे बचेगा Q1 इंटू Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस तरह से ये वैल्यू आपकी हो जाएगी। या करके आप लिखेंगे G m1 m2 अपॉन 1 इंटू, और ये 4 पाई एप्सिलॉन 0 कहाँ पहुंचेगा, ऊपर पलट जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन Q1 Q2 आ जाएगा नीचे। कुछ इस तरह से ये वैल्यू आपकी हो जाएगी। अब आप करेंगे Fg अपॉन Fe इक्वल टू G m1 m2 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन 0 अपॉन में
Q1 इंटू Q2, सारी वैल्यू कांस्टेंट है यहाँ पर। कैपिटल जी क्या है? गुरुत्वीय नियतांक है m1 पहले इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, m2 दूसरे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, 4 पाई कांस्टेंट वैल्यू एप्सिलॉन 0 निर्वात की वैल्यूशीलता है। Q1 पहले इलेक्ट्रॉन पर आवेश, दूसरा Q2 जो है वो दूसरे इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। वैल्यू रख के कैलकुलेशन करेंगे तो जो पावर है आपकी 10 की पावर माइनस के 43 बचेगी, यानी विकल्प डी जो है वो सही है। विकल्प डी सही है, बाकी तीनों जो विकल्प है वो गलत है। और यहाँ ध्यान देने की बात यह है, यहाँ पर जो अनुपात पूछा है स्थिर गुरुत्वीय तथा स्थिर वैद्युत बलों के बीच पूछा है, तो जो आपका गुरुत्वीय बल है न्यूटन के नियम अनुसार उसको ऊपर रखेंगे, अर्थात Fg को ऊपर, और स्थिर वैद्युत जो बल है कूलॉम के नियम के अनुसार उसको नीचे रख के तब आप कैलकुलेशन करेंगे। तो क्वेश्चन में हम समझेंगे, मतलब अचानक से आंसर नहीं दे देंगे, क्या पूछा है उसको समझने के बाद ही आंसर देंगे। तो यहाँ पर अनुपात पूछा है गुरुत्वीय तथा स्थिर वैद्युत बलों का अनुपात, तो ऊपर वाला जो है वो गुरुत्वीय बल है, नीचे है स्थिर वैद्युत बल, इन दोनों का अनुपात पूछा है। कभी कभी इनका उल्टा भी पूछ लेते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें वो कहते हैं 1 माइक्रोकूलम तथा +4 माइक्रोकूलम के दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर वायु में स्थित है, उन पर लगने वाले बलों का अनुपात क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 इसको कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में वो कहते हैं 1 माइक्रोकूलम है, दूसरा 4 माइक्रोकूलम है, अर्थात Q1 इक्वल टू 1 माइक्रोकूलम और Q2 इक्वल टू 4 माइक्रोकूलम। ये आवेश दे रखे हैं इन्होंने। इन दोनों कहते हैं दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर वायु में स्थित है, उन पर लगने वाले बलों का अनुपात क्या होगा। मानकर चलिए ये दोनों आवेश Q1 व Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है, Q1 व Q2 परस्पर एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित है। यहाँ Q1 मान सकते हो, यहाँ Q2 मान सकते हो, बीच की दूरी r मान सकते हो, इसको बिंदु A दे दो, इसको नाम B दे दो। तो मानकर चलिए माना आवेश Q1 व Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है, तब आवेश Q1 के कारण आवेश Q2 पर लगने वाला बल F1 इक्वल टू याद करेंगे आप 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2 अपॉन r स्क्वायर न्यूटन। वैल्यू रखेंगे तो चलो वैल्यू रखो या मत रखो कोई दिक्कत नहीं है, न्यूटन आ गया, इसको आप मान सकते हैं इक्वेशन नंबर 1। इन्होंने आवेशों को परिवर्तित नहीं किया है, आवेशों को परिवर्तित नहीं किया और ना ही इनके बीच की दूरी घटाई बढ़ाई है, सेम है जी, बिल्कुल सेम है। अब हमने क्या निकाला है, आवेश Q1 के कारण आवेश Q2 पर लगने वाला बल कूलॉम के नियम से, ठीक उतना ही बल आवेश Q2 के कारण Q1 पर लगेगा। ओके, उतना ही बल आवेश Q2 के कारण Q1 पर लगेगा, अर्थात जो F2 है उसकी वैल्यू भी बिल्कुल बराबर रहेगी, बिल्कुल बराबर रहेगी। तो बलों का अनुपात ये पूछते हैं, बलों का अनुपात, क्योंकि वैल्यू इन्होंने परिवर्तित नहीं करी किसी भी चीज की, तो क्या हो जाएगा F2 अपॉन F1 कर लो या F1 अपॉन F2 कर लो, आपकी मर्जी। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2 अपॉन r स्क्वायर पूरे के बटे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2 अपॉन r स्क्वायर। न्यूटन में है, ये भी न्यूटन में, न्यूटन से न्यूटन सारी चीजें कट जाएंगी, कितनी बार कटेंगी जी, एक बार कटेंगी, अर्थात F2 रेशियो F1 इक्वल टू 1:1। आप इसका उल्टा भी कर सकते हो, F1 रेशियो F2, तो भी आपका 1:1 ही आपको प्राप्त होगा, क्योंकि दोनों ही 1 है। तो विकल्प कौन सा है इसमें, विकल्प है जी सी,
विकल्प सी सही है, बाकी सब गलत है। तो विकल्प कौन कौन से हैं? पहला विकल्प है 1:4, तो ये गलत है ऑलरेडी। दूसरा विकल्प दे रखा है इन्होंने बी 4:1 या 4:1, ये भी गलत है। तीसरा दे रखा है 1:1, हमने कैलकुलेशन किया और प्राप्त हुआ 1:1, तो ये विकल्प हमारा सही है, विकल्प सी सही है। और डी दे रखा है इन्होंने चौथा 1:16, तो ये गलत है, आया ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कहते हैं जी 1 माइक्रोकूलाम तथा 5 माइक्रोकूलाम के दो आवेशित कण 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं, तो उन पर लगने वाले बलों का अनुपात होगा। अब देखिए सेम क्वेश्चन है, अभी अभी हमने किया है। आवेश और दूरी बिल्कुल नहीं बदली है, आवेश और दूरी बिल्कुल नहीं बदली है, तो क्या होगा? बल भी नहीं बदलेगा, बल भी नहीं बदलेगा। इसी क्वेश्चन को आप यहाँ से लिख सकते हैं F1:F2, अर्थात आवेश Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल F1 तथा आवेश Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल F2 और आवेश Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल F1 है। दोनों का रेशियो फाइंड आउट करेंगे तो ये भी क्या आएगा? 1:1 ही आएगा, 1:1 ही प्राप्त होगा, क्योंकि इनमें आवेश परिवर्तित नहीं किए हैं और ना ही इनकी बीच की दूरी इन्होंने परिवर्तित की है। तो 1:1 विकल्प कौन सा है इसमें? डी है, विकल्प डी सही है, बाकी सब गलत है। विकल्प डी सही है और बाकी सब गलत है। तो विकल्प कौन कौन से हैं इनके पास? पहला विकल्प है 10⁴:1, ऑलरेडी गलत है। दूसरा विकल्प है 10⁻⁻4:1, ये भी गलत है। तीसरा विकल्प है 1:5, ये भी गलत है। और चौथा विकल्प है इनका डी 1:1, ये सही है, कैलकुलेशन में बिल्कुल सही है, क्योंकि इन्होंने ना तो आवेश को परिवर्तित किया है और ना ही दूरी को। पहले भी बल F1 था, 1 था और बाद में भी 1 था, तो दोनों बल बिल्कुल बराबर है। रेशियो करेंगे, अनुपात ज्ञात करेंगे तो 1:1 हमको प्राप्त होगा। सारी चीजें कट जाएंगी इसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहते हैं दो बिंदु आवेश पहले वायु में तथा फिर के परावैद्युतांक वाले माध्यम में उतने ही परस्पर दूरी पर रखे जाते हैं। दोनों दशाओं में आवेशों के बीच लगने वाले बल का अनुपात क्या होगा? देखिए वायु में रखे हैं पहले तो कोई भी आवेश, उसके पश्चात उन दोनों आवेशों को उन्होंने परावैद्युतांक के वाले माध्यम में रख दिया है। पूछते हैं अब बलों का अनुपात क्या होगा वायु में रखने पर और उस परावैद्युत माध्यम में रखने पर। तो मान लेंगे, माना आवेश Q1 व Q2 परस्पर एक दूसरे से r दूरी पर वायु में स्थित है। दोबारा समझेंगे, माना आवेश Q1 व Q2 एक दूसरे से r दूरी पर वायु में स्थित है, तब उनके बीच लगने वाला वैद्युत बल कूलाम के नियम से मानकर चलिए F1 = 1/4πε0 Q1 × Q2/r² न्यूटन होगा जी। इसको इक्वेशन नंबर आप 1 मान लीजिए, इक्वेशन नंबर 1 आप इसको मान लीजिए। दूसरी कंडीशन में वो कहते हैं कि इन्हीं आवेशों को उतनी ही दूरी पर किसी परावैद्युत माध्यम में जिसका परावैद्युतांक k है उसमें रख दिया जाता है, तो बल मानकर चलिए F2 हो जाता है। तब कूलाम के नियम से 1/4πε0 k अब यहाँ पे आ जाएगा, k यहाँ आ जाएगा इंटू Q1 × Q2/r²। इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए कौन कौन सा अनुपात पूछा है। वायु में तथा फिर परावैद्युत माध्यम में रखा जाता है, तो जैसे इक्वेशन नंबर 1 रखी है और इक्वेशन नंबर 2 रखी है, सेम वैसे इनको हम डिवाइड कर देंगे। अनुपात ज्ञात करने के लिए इनको डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 1/4πε0 से 1/4πε0 कटेगा। Q1 Q2 से Q1 Q2 r² से r², और जो बचेगा उसको लिखेंगे। बचेगा यहाँ पर F1/F2
इक्वल टू, और ऊपर तो कुछ बचा ही नहीं है, न्यूटन से न्यूटन भी कट गया, बचेगा 1/1 ऊपर, और नीचे बचेगा आपका 1/k, 1/k, और बाकी सारी चीजें हमारे पास कट जाएंगी। आगे लिखेंगे या करके F1/F2 इक्वल टू 1/1 इंटू k पहुंचेगा ऊपर, k/1 हो जाएगा। या करके आप लिखेंगे F1 रेशियो F2, F1 रेशियो F2, और k का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो k, और 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1, तो k रेशियो 1 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, एंड राइट ऑप्शन इज B. Right option is B. Otherwise, all options are wrong. Options are A 1/k and B is k/1. It is right. And option C is 1/k². It is already wrong. And D is k². k²/1 is absolutely wrong. Right value is k/1 according to the question and calculation of this question. क्वेश्चन नंबर 10 में वो कहते हैं नेक्स्ट में, किसी वैद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युतांक हो सकता है। अब देखिए वायु के लिए जो k की वैल्यू हम प्रयोग करते हैं वो 1 यूज करते हैं, वायु के लिए k की वैल्यू 1 यूज करते हैं, वायु के लिए k = 1। वायु से अतिरिक्त कोई भी और माध्यम है अन्य माध्यम के लिए जो k की वैल्यू होती है वो 1 से अधिक होती है, k की वैल्यू 1 से अधिक होती है, और जो आपकी धातु होती है, धातु के लिए k की वैल्यू होती है इनफिनिटिव, अनंत। तो यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन में, किसी वैद्युतरोधी माध्यम का परावैद्युतांक हो सकता है, तो 1 से अधिक जितना भी हो, 1 से अधिक जितना भी हो वो इसका आंसर होगा। तो पहले ऑप्शन में दे रखा है इन्होंने -3, पहले ऑप्शन में दे रखा है -3, दूसरे ऑप्शन में दे रखा है जी, दूसरे ऑप्शन में 0, तीसरे ऑप्शन में दे रखा है इन्होंने 0.7, और जो चौथा विकल्प है डी उसमें दे रखा है जी 6.0, या फिर आप इसको 6 भी लिख सकते हैं जी। 0 है बाद में, पॉइंट के बाद में 0 है, तो आप इसको केवल 6 भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ध्यान देंगे वायु के लिए k की वैल्यू 1 हो गई, अन्य माध्यम के लिए k की वैल्यू 1 से अधिक हो जाती है, और धातुओं के लिए k की वैल्यू अनंत हो जाती है, इनफिनिटिव हो जाती है। तो यहाँ ध्यान देने की बात यह है 1 से कम वाली की कितनी वैल्यू बन रही है, ये -3 है विकल्प में, ये ऑलरेडी 1 से कम है, ऑलरेडी 1 से कम है। B ऑलरेडी 0 है, कोई वैल्यू नहीं है इसकी, और जो C है आपका वो 0.7 है, ये भी 1 से कम है, अर्थात ये तीनों विकल्प नहीं है सही आंसर। तो 1 से अधिक कौन सा विकल्प है, 1 से अधिक जो विकल्प डी है आपका, उसमें दे रखा है 6, ये ऑप्शन आपका सही है, दिस इज राइट। तो विकल्प आपका डी वो सही है और बाकी सब गलत है। बाकी आपके नेक्स्ट डे, आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि तरीका कौन सा रहना चाहिए। यदि यही तरीका आपको चाहिए तो यस लिखिए, यदि तरीका हमको चेंज करना है तो आप कमेंट्स करके बताइए, हिंदी इंग्लिश मिक्स करना है या कोई और लैंग्वेज मिक्स करनी है, क्योंकि यूपी बोर्ड में हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम से कवर किया जाता है, तो दोनों माध्यम आपके कवर किए जाएंगे। जैसा आपको जो है ऐसा बताओ। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स करो और अपने दोस्तों में इसको शेयर करो अधिक से अधिक।